जय भारत। राष्ट्रभक्त चैनल पे आपका स्वागत है। मैं ब्रजमोहन मदान, अधिवक्ता, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। आज हम चर्चा करेंगे भारत में सहकारी आंदोलन। सहकारी आंदोलन के अंतर्गत छोटे छोटे निवेशकों के लिए नॉन बैंकिंग संस्थाएं बनाई गई। मुख्य रूप से नवजीवन, संजीवनी, उजाला और राजस्थान में आदर्श क्रेडिट सोसाइटी। आदर्श क्रेडिट सोसाइटी की देश में लगभग 800 ब्रांचेज हैं। ये संस्थाएं राज्य सरकारों में रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीयन होता है उनका, और आदर्श सोसाइटी आगे चलकर मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटियों के अंतर्गत भी पंजीयन किया गया, जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। उनका मुख्य रूप से काम होता है छोटे छोटे निवेशकों से छोटी छोटी रकम लेकर जमा करनी, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ऋण देने का कार्यक्रम बनाया गया। आदर्श सोसाइटी सिरोही से प्रारंभ होकर देश में विशेषकर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र इधर इनका काम बहुत हुआ, और छोटे छोटे निवेशक जिसमें ठेले वाले भी हैं, मजदूर भी हैं, पेंट करने वाले भी हैं, इस आशा के साथ अपना पैसा उसमें निवेश करते हैं कि मैं 100 रुपये रोज़ जमा करेंगे तो मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी। हम कोई 200 रुपये जमा करेंगे तो आगे चल के मेरे बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी। इस आशा के साथ उन्होंने आदर्श क्रेडिट सोसाइटी में पैसे जमा कराए। इसी तरीके से जो सेवानिवृत्त लोग हैं, विशेषकर वो सेवानिवृत्त लोग जिनको पेंशन नहीं मिलती, बहुत कम लोगों को मालूम है कि केंद्र सरकार के भी लगभग 65 PSU हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जहां 30-30, 35-35 साल सर्विस करने के बाद में भी उनको पेंशन नहीं मिलती। जब वो पेंशन की मांग करते हैं तो उनको कहा जाता था कि आपको इकट्ठा पैसा मिलेगा, और इकट्ठा पैसा आप लेके बैंकों में जमा कर देंगे तो आपको 12%, 13% ब्याज मिलेगा। नेशनलाइज बैंक ने ब्याज की दर को कम करके लगभग 6%, 7%, किसी किसी योजना में सीनियर सिटीजन को 9% भी मिलता है। उस पैसे से उनकी आजीविका नहीं चलती, तो वे क्या करते हैं, इन सोसाइटियों की तरफ रुख करते हैं। उनके एडवाइज़र, उनके अधिकारी जो रिटायर्ड लोग होते हैं, वहाँ से उनका ले लेते हैं कि किस डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ है, कितने पैसे इसको मिले हैं, उसके पीछे पीछे जाते हैं और बढ़ी हुई ब्याज का प्रलोभन देकर अपने यहाँ पैसा जमा करते हैं। इंसान की कमजोरी है कि जहाँ उनको ब्याज ज़्यादा मिलता है वे वहाँ जाते हैं। ये प्रत्येक इंसान की कमजोरी है, और रिटायर्ड आदमी जो सेवानिवृत्त हो गया उसकी तो विशेष रूप से रहती है कि मेरे को इतना पैसा मिलेगा, मैं इतना पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाऊंगा, इतना पैसा मिलेगा मैं अपने बच्चों की शादी करूंगा, और उसके बाद जो बच जाएगा हम अपने घर का खर्चा चलाएंगे। इसलिए वो इन सोसाइटियों की तरफ आकर्षित होकर पैसा जमा करते हैं। मेरे विचार से जून 2018 तक आदर्श क्रेडिट सोसाइटी आपस में
अच्छा लेन देन कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रही है और लोगों को अट्रैक्टिव आकर्षित ब्याज देके उनके साथ व्यवहार अच्छा कर रही है। लेकिन हम देखें तो जितनी भी ये क्रेडिट सोसाइटियाँ थी जो आज सिर्फ केवल कागज़ों पे चल रही हैं, सहारा हो या नवजीवन हो, इन्होंने सब ने निवेशकों के पैसे का दुरुपयोग किया, अपने सगे संबंधियों को ऋण दिया। ऋण कहाँ दिया, क्यों दिया, ये किसी को मालूम नहीं। और आदर्श सोसाइटी के बारे में तो ऐसा सुना है कि इन्होंने अपने सगे संबंधियों को पैसा जो ऋण के रूप में दिया, उन्होंने उसके मल्टी स्टोरी फ्लैट बनाए, मॉल बनाए और खूब निवेश कर दिया। पता नहीं उनके मन में कोई मैल आया या मन में कोई बेईमानी आई या रियल एस्टेट का काम उनका चला नहीं। धीरे 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 आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम बंद सा हो गया। ऐसा लगने लगा कि निवेशकों को कि हमें इसका पैसा नहीं मिलेगा। सरकार की तरफ रुख किया। सरकार की तरफ जाने पे सिरोही और पाली के संसद सदस्य देवजी पटेल ने भी संसद में ये प्रश्न उठाया और लगातार कई मंचों से ये प्रश्न उठ रहा है। लेकिन निवेशक केवल इसी बात पे खुश हो जाता है अखबार में पढ़ने पे कि आज उनके चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया, आज उनके चेयरमैन की वाइफ को गिरफ्तार कर लिया, बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। वो गिरफ्तारी से उसकी आजीविका नहीं चल रही। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे कुछ मालूम भी है, कई निवेशक आत्महत्या करने तक की पोजीशन पे आ गए। रोते हुए वो आते हैं, किसको कहें, अपने प्रतिनिधियों से कहते हैं तो एक ही जवाब मिलता है, चल रहा है। पिछले 3 वर्ष से ना उनको किसी पैसे का ब्याज मिल रहा है, ना वो पैसा वापस मिल रहा है। कोई बताए वो जाएं तो कहाँ जाए। लोकतंत्र है, हमारी लोक कल्याणकारी सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। निवेशकों को ये मतलब नहीं है कि राज्य सरकारों का विषय है, ये केंद्र सरकारों का विषय है। उसको तो अपने जो उसने अपना पेट काट के इस सोसाइटियों में पैसा लगाया है, वो सोचता है कि मेरा पैसा है, मेरा पैसा मैंने जमा किया है, आज मेरा पेट भूखा है, मेरे को आज पैसे नहीं मिलते। इसलिए मैं पुनः इस मंच से, इस राष्ट्रभक्त चैनल से जितनी भी अधिकारी हैं जो इसमें लगे हुए हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि उनकी हालात को देखते हुए काम जारी है। लेकिन जारी होने से काम नहीं चलता, काम तो पैसे ही चलेगा। एक बात। दूसरी बात, इतने सालों से ये सोसाइटियां काम कर रही हैं, ऐसा सुना है। उनके काम का ऑडिट नहीं हुआ कि कितना तो पैसा उन्होंने निवेशकों से लिया, कितना पैसा उन्होंने ऋण दिया, कितना पैसा उन्होंने ब्याज के रूप में अपने निवेशकों को दिया। कोई ऑडिट नहीं की गई। मैं किसी सरकार को, किसी अधिकारी को दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सत्यता है इससे नकारा नहीं जा सकता कि वो भूखे हैं,
कौन भूखे हैं? जिन्होंने अपनी पूरे सालों साल की कमाई हुई पैसे को वहाँ जमा कर दिया। यहाँ मैं पेंशन की बात कर रहा था, वो आज इस बात पे भी दुखी हैं कि अगर हमें सरकार पैसा पेंशन दे देती, अगर हमें सरकार पैसा ये इकट्ठा न देती, जो उसके साथी दूसरे डिपार्टमेंट्स में काम करके सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको देख के उसके मन में एक कुंठा आती है कि मैं भी उसी डिपार्टमेंट में काम करता। एक तो वो कुंठा से ग्रसित हो रहे हैं, एक पैसे से ग्रसित हो रहे हैं, और दिन ब दिन उनकी उम्र भी बढ़ रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बीमारियां भी उनको पकड़ती हैं। बीमारियों में दवाइयों के पैसे भी लगते हैं। कई ऐसे डिपार्टमेंट है जो दवाइयों के पैसे भी नहीं देते, कुछ को मिल जाते हैं, कुछ को नहीं मिलते। तो उसका मन अकेले में रोता है कि भगवान, मैं कहाँ सी गलती कर बैठा, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता, मेरा पैसा मुझे वापस नहीं मिलता है। तो मैं पुनः जो भी सरकारें हैं, जो भी इसमें काम कर रहे हैं, एसओजी कर रही है या सुप्रीम कोर्ट कर रहा है या कोई संसद कर रही है, मेरा पुनः इस चैनल के माध्यम से है उनकी आवाज़ को सुना जाए और उनके अपने पैसे को लौटाने का व्यवस्था की जाए। धन्यवाद, प्रणाम।